नमस्कार मित्रों, यद्यपि अक्सर भाषा या धर्म या आस्था से जुड़ी हुई बातों पर विवाद तब उठते हैं जब किसी प्रदेश में चुनाव हो रहे होते हैं। लेकिन दक्षिण भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां ये बिना चुनावों के भी ये प्रश्न उछाल दिए जाते हैं। और अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें ये मांग की गई कि ये जो शिक्षा नीति है इसमें जो ये हिंदी वाला मामला है इसको हटाया जाए, क्योंकि ये यहाँ की भावना से मेल नहीं खाती। अब मित्रों, दक्षिण भारत का हिंदी विरोध किसी वक्त बहुत उग्र हुआ करता था। वहाँ प्रदर्शन, धरने, सत्याग्रह बहुत कुछ होता था। और तब ये भी आशंका व्यक्त की जाती थी कि ये तो हिंदी जो है अगर एक बार लागू हो गई तो तमिल को ही खा जाएगी। तो ये अलग अलग तरह की दुर्भावनाएं उस समय व्यक्त की गई थी और दंगे भी हुए, बहुत सारी हिंसा भी, कई जगह हिंसक वारदातें भी हुई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ के कुछ एक राजनीतिक दल, जिनमें वर्तमान सत्तारूढ़ दल भी शामिल है, इन सब ने इसी प्रश्न को अपने नीति डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट का, नीति दस्तावेज का एक भाग बना लिया था, हिंदी का विरोध। लेकिन जब वो हिंदी के विरोध की बात वो करते थे तो उस वक्त तब भी लोग कहते थे कि नहीं, हिंदी के कारण हम बहुत पिछड़ जाएंगे अगर हिंदी को हमने ना स्वीकार किया, या हिंदी को अपनी नई शिक्षा नीति में त्रिभाषी फार्मूले के तहत, 3 भाषा वाले फार्मूले के तहत अगर हिंदी को हमने शामिल ना किया अपनी शिक्षा नीति में तो हमारे लिए मुश्किल आ जाएगी। हमारे बहुत सारे लोग अखिल भारतीय परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ जाएंगे। याचिका दायर कर दी गई। तो याचिका में उसके बाद न्यायाधीश ने भी पूछा कि आपको इसमें तकलीफ क्या है? ये त्रिभाषी फार्मूला है, इसमें एक भाषा को समाप्त करने की बात तो है ही नहीं। त्रिभाषी के अंतर्गत एक जो राजभाषा केंद्र की है, संपर्क भाषा, उसको भी शामिल करने की बात है। अब इसमें आपको क्यों इस बारे में कष्ट हो रहा है? तो उनका ये कहना था कि हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। और तब न्यायाधीश ने ये बात समझाई, ये बात प्रश्नोत्तर काल में भी वहाँ के मुख्य जो अधिवक्ता थे उनको भी बात ये प्रश्न किया कि आप ज्ञान प्राप्ति के मामले में भी आप इतने ज़्यादा संकीर्ण क्यों हैं? ये मामला ज्ञान का है, ये सिर्फ शिक्षा का नहीं है। शिक्षा में और ज्ञान में फर्क होता है। आप ज्ञान कहाँ से पाएंगे यदि आप एक भाषा का, एक जो राष्ट्रीय स्तर की जो भाषा है उसका अगर आप ऐसे उपेक्षा उसकी करेंगे तो ये बात बनेगी नहीं। और आप शिक्षा नीति में बदलाव की जो बात करना चाहते हैं वो आपकी बात जो है कहीं भी तर्क की कसौटी पर या संविधान सम्मत जो मान्यताएं हैं उनकी कसौटी पर कहीं खरी नहीं उतरती। उनका तर्क था वो ये था कि हम लोग ये अनुभव करते हैं कि यदि राष्ट्रीय स्तर पर इस भाषा को अपना लिया गया तो उससे जो जन भावनाएं हैं ये आहत होंगी। अब उनके उत्तर में भी न्यायाधीश ने बकायदा इस बात की उनको याद कराया, स्मरण कराया कि तमिल को यदि एक क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में, एक शास्त्रीय भाषा के रूप में संस्कृत के समान स्तर पर रखा गया है तो आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। और इसी तरह से अगर हिंदी का ज्ञान, इसकी आप उपेक्षा करके आप अपनी युवा पीढ़ी के लिए और अपनी अन्य पीढ़ियों के लिए आप कितना बड़ा संकट खड़ा कर रहे हैं कि वो जो राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं हैं, जो कंपटीशंस हैं राष्ट्रीय स्तर के, जिनमें प्रशासनिक सेवाएं हैं, उनमें आप उनको सीमित कर देना चाहते हैं कि वो सिर्फ जब भी चुने जाएं वो कैडर अपना सिर्फ ये रखें, आप एक अन्य कैडर में जा ही ना पाएं। ये संभव नहीं है। ये देश विविध आयामों से भरा हुआ देश है और इसमें सीधी सी बात है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में ही एकता है। ये एक संदेश इसमें निहित है, इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा, जहाँ तक भी तमिलनाडु के वकील का एक तर्क था कि जहाँ तक भी ज्ञान की बात है, ज्ञान तो यहाँ देने के लिए दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा है। उन्होंने फिर आपत्ति की कि जब दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा का इतना व्यापक क्षेत्र है तो आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते कि हिंदी यहाँ की ज़रूरत है, आवश्यकता है। आप इस बात को स्वीकार कीजिए और इस बात पर आप चिंतन कीजिए कि कितना ज़्यादा आप पीछे रह जाएंगे आपके बच्चे यदि आप अड़ते हैं भाषा के आधार पर किसी अलगाववाद की नीति पर।
अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए आने वाला भविष्य, आप आने वाले भविष्य में अपने ही युवाओं के साथ एक अन्याय करेंगे। और मित्रों, वस्तुस्थिति भी ये है कि आज वो पुराने दिन भी गए। भाषा के विषय में जो संकीर्ण जो एक सोच होती थी वो दिन गए। अब यह है कि राजस्थान का आप ये बात भी देखिए, बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि राजस्थान का दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका वो चेन्नई से भी प्रकाशित होता है, और चेन्नई से प्रकाशित होने वाले राजस्थान पत्रिका की बिक्री वहाँ के तमिल समाचार पत्रों, बहुत सारे तमिल समाचार पत्रों से भी ज़्यादा है। अब जब इतनी एक्सेप्टेबिलिटी है, इतनी उसकी स्वीकार्यता है कि हिंदी में समाचार पत्र पढ़ना, वो लोग समझते हैं कि ज्ञान के नए रास्ते हमारे लिए खोल रहा है ये समाचार पत्र, नए ज्ञान के रास्ते खुलते हैं। तो इस बारे में संकीर्ण सोच लेकर अपने जो विकास का जो दायरा है या ज्ञान का जो दायरा है उसको फैलने न देना, उसको सीमित कर देना, ये राजनैतिक रूप से भी ये स्वस्थ नहीं होगा। और ये जो भी दल इस बात पर कड़ा स्टैंड लेने के पक्षधर हैं, उन्हें अंततः ये बात सोचनी पड़ेगी कि आखिर तो देश की जो संपर्क भाषा है सभी राज्यों के बीच में, उसकी अवहेलना या उसकी उपेक्षा हो ही नहीं सकती। अब वहाँ के जितने भी प्राचीन तमिल कवि हैं, चाहे सुब्रमण्यम भारती हैं, चाहे अन्य, उनको कितने सम्मान के साथ उत्तर भारत में पढ़ा जाता है, उनके अनुवाद होते हैं और उनको श्रद्धा के साथ उन पर संगोष्ठियाँ होती हैं, चर्चा पर चर्चा होती है, उनके जन्मदिन, पुण्यतिथियाँ सब मनाए जाते हैं। जब इतना एक उदार दृष्टिकोण देश के एक हिस्से में व्यक्त किया जा रहा है, तो देश का वह हिस्सा अभी तक उन बातों से चिपटा क्यों रहना चाहता है। और एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि उसमें से एक तमिल विद्वान ने तो ये भी उदाहरण दे दिया कि जी कामराज तो एक ही कोई भाषा नहीं जानते थे, ना हिंदी ना अंग्रेजी, वो फिर भी देश के राष्ट्रीय नेता रहे। अब ये तर्क जो है, ये तर्क ये सामान्य रूप से एक फार्मूले के रूप में सब पर लागू नहीं होता, सब पर लागू नहीं हो सकता। कामराज के आगे आने का जो आधार था वो ये नहीं था कि वो हिंदी भाषी हैं या वो हिंदी के विरोधी हैं। उनके आगे आने का मुख्य कारण उनकी कर्मठता और प्रशासनिक पकड़, दक्षता, ईमानदारी और व्यापक संदर्भ में इस देश को एक रखने की जो एक सोच थी, ये सारी बातें उनके आगे आने का रास्ता प्रशस्त करती थी, ना कि उनका जो हिंदी विरोध था या हिंदी के बारे में अल्प ज्ञान था वो कोई मदद करता था। तो मित्रों, बहुत सारी बातें हमें राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें विस्तार से सोचनी चाहिए, खुले मन से। वैसे भी भाषा को बहता नीर कहा गया है, और एक एक भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्द किस तरह समाहित होते हैं, इस बात से वहाँ के कुछ राजनेताओं को तो शायद हो सकता है कि उनका अज्ञान हो, उनको पता ना हो, लेकिन भाषाविद इस बात को समझते हैं, साहित्य के लोग इस बात को समझते हैं कि नहीं, ये गलत है। और जब वहाँ का संगीत दक्षिण भारत का या मृदंग वहाँ का एक प्रिय वाद्य बन सकता है, उत्तर भारत में स्वीकार्य है, तो ये चीज़ें नहीं चलती। और इन चीज़ों से जहाँ तक बचा जा सके वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो संकीर्ण सोच है कहीं ना कहीं सभ्य समाज की संरचना और उसके निर्माण में बाधा डालती है। और ये याचिका रद्द कर दी गई वहाँ की हाई कोर्ट द्वारा, ये एक सुखद खबर है। और बाद में उनका ये कहना है प्रदेश वालों का कि हम लोग अब सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय में भी क्या होगा, तर्क तो वही हैं। जो चीज़ें तार्किक परिणति के आधार पर यहाँ प्रस्तुत हुई, जो चीज़ें संवैधानिक परिवेश में यहाँ पर उठाई गई, वही नुक्ते, वही बिंदु वहाँ भी उठाए जाएंगे, और तब न्यायपालिका का दृष्टिकोण बदल जाएगा। ये संभव नहीं है। तो मित्रों, ये खबर भाषा के बारे में थी, जिसका संबंध हमारे साहित्य से भी है, समूचे समग्र भारतीय साहित्य से, और इसलिए इसका उल्लेख अब ये प्रासंगिक भी लगा और सामयिक भी। शुक्रिया, धन्यवाद।